हेलो दोस्तों, स्टडी लैब में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर हेल्ड द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि सोमनाथ मंदिर की अध्यक्षता स्वीकार की है नरेंद्र मोदी के अलावा। तो आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या ऊपर दिए गए तीनों। तो सही जवाब है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी, सोमनाथ मंदिर की अध्यक्षता उन्होंने संभाली थी। नरेंद्र मोदी जो हैं वो 8वें अध्यक्ष बनाए गए हैं और इससे पहले केशुभाई पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद यह पोस्ट खाली हो गया था और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को इसकी अध्यक्षता दी गई है। सोमनाथ मंदिर के बारे में बता दें तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसे एक सनातन मंदिर के रूप में जाना जाता है, इसीलिए के.एम. मुंशी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम उन्होंने रखा था द श्राइन इटर्नल। द श्राइन इटर्नल, सनातन मंदिर, द श्राइन इटर्नल, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी जिक्र किया है कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया और फिर उसका पुनर्निर्माण किया गया। तो अभी वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर है वो कपिल, हिरण और सरस्वती, कपिल, हिरण और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम पर है। इन तीनों नदियों के संगम पर है। यह वर्तमान का जो सोमनाथ मंदिर है ये सरदार पटेल साहब के कहने पर और उनके आह्वान पर ये मंदिर बनाया गया और इसका जो स्टाइल है जो इसमें यूज़ किया गया वो चालुक्य स्टाइल है। चालुक्य स्टाइल में इसे बनाया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। धर्म के लिहाज से भी हिंदू धर्म में ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सोमनाथ टेम्पल गुजरात हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड इन चालुक्य स्टाइल ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सरदार पटेल। द श्राइन इटर्नल इज अ बुक written by K.M. Munshi describing about the temple's destruction and reconstruction. अगला सवाल है, रक्षिता मोटर बाइक एम्बुलेंस हैज बीन हैंडेड ओवर टू विच पैरामिलिट्री फोर्सेस। रक्षिता एक एम्बुलेंस है जो कि बाइक एम्बुलेंस है, वो किस अर्धसैनिक बल को दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं CISF, CRPF, ITBP या BSF। तो सही जवाब है CRPF। CRPF को ये दिया गया है। CRPF के जो DG हैं डॉक्टर AP माहेश्वरी, उन्हें ये भेंट किया गया है। और ये बनाया किसने है तो ये बनाया है DRDO की एक लैब है, इनमास लैब, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। ये DRDO की लैब है, ये इनमास लैब दिल्ली में है। तो इस लैब ने इसको बनाया है। इसका फ़ायदा क्या होगा तो ये एम्बुलेंस जो है इसमें फ़ायदा ये है कि ये जो हमारा जो रास्ता है, जो सकड़ा रास्ता है या फिर जो गलियां हैं या कोई ऐसे रिमोट लोकेशंस हैं, दूरस्थ जगह है, तो वहाँ पर भी ये जा सकता है। जहाँ की हमारी 4 व्हीलर एम्बुलेंस जो है वो नहीं जा सकती है, वहाँ ये 2 व्हीलर एम्बुलेंस जा सकता है। तो CRPF के DG हैं डॉक्टर AP माहेश्वरी। CISF के DG कौन है? डॉक्टर सुबोध जायसवाल। ITBP के DG हैं सुजीत सिंह देसवाल और BSF के DG हैं राकेश अस्थाना। BSF के DG हैं। रक्षिता मोटर बाइक हैज बीन डेवलप्ड बाय इनमास लैब ऑफ DRDO, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज।
दिस बाइक विल बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग मेडिकल इमरजेंसी इन कंजेस्टेड स्ट्रीट्स एंड रिमोट लोकेशन। दूरस्थ क्षेत्रों में इसका बहुत काम आएगा। यहाँ पे सभी डीजी के नाम दिए गए, सुबोध कुमार जायसवाल, एपी माहेश्वरी, सुरजीत सिंह देसवाल और राकेश अस्थाना। फर्स्ट कलरव बर्ड फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। पहला कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में शुरुआत की गई है उसकी? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा या बिहार। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की है। और एक बिहार में एक बर्ड सेंचुरी है, नागटी बर्ड सेंचुरी है। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल फागू चौहान हैं। फागू चौहान हैं यहाँ के राज्यपाल। यहाँ पे अगर हम बात करें नागीनक्ती, ये जो बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर काफ़ी विदेशी पक्षी आते हैं। करीब 6000 से ज़्यादा विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं। बिहार में एक और बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम चंपारण में है। ये नेपाल के पास में है, नेपाल बॉर्डर पर है। और इसकी खासियत क्या है, इसमें जो टाइगर्स हैं वो भारत में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनमें जितने टाइगर्स हैं उसमें चौथे नंबर पे हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स जो है वो 4th है। बिहार के भागलपुर में एक विक्रमशिला के पास एक गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई गई है। गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई गई है। यह है बिहार का नक्शा भारत में। नागीनक्ती बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, कैपिटल पटना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। स्टेट एनिमल गौर। गौर एक गाय की तरह होता है, मिथुन की तरह होता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क 4th रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। 100 Days in Heaven शो विल बी टेलीकास्टेड टू प्रमोट टूरिज्म ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक शो का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है 100 Days in Heaven। तो आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, केरला, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए, उत्तराखंड के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए एक शो किया जा रहा है जिसका नाम है 100 Days in Heaven। और इस शो को करेंगे कौन? करेंगे अमिताभ बच्चन। इस शो को होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। अब उत्तराखंड के बारे में अगर बात कर लें तो हमने पहले भी उत्तराखंड के बारे में काफ़ी बातें की हैं, जिसमें कि हमने बताया था कि इसकी स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 को की गई और इसकी जो राजधानी है वो है देहरादून। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसकी जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो तो मुख्यतः हिंदी है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत भी काफ़ी बोली जाती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क भी है। अगर यहाँ के स्टेट एनिमल की बात करें तो यहाँ की का स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, मस्क डियर। एल्पाइन मस्क डियर जो है, चूँकि एल्पाइन रीजन में है, तो एल्पाइन मस्क डियर कस्तूरी मृग जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की अगर बात करें तो वो है, स्टेट बर्ड जो है वो है
हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल। ये हिमालयन मोनाल जो है ये मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हिमालयन मोनाल जो है ये नेपाल का, नेपाल पूरे कंट्री का जो है वो बर्ड है, नेशनल बर्ड जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। स्टेट फॉर्मेशन 9 नवंबर, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, हिंदी संस्कृत इसकी भाषाएं हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि बंगाल टाइगर के लिए काफी फेमस है। स्टेट एनिमल अल्पाइन मस्क डियर, अल्पाइन कस्तूरी मृग, और स्टेट बर्ड जो है वो हिमालयन मोनाल है। हिमालयन मोनाल को नेपाल में डाफे कह के भी बुलाया जाता है, डाफे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वन स्कूल वन IAS स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? एक स्कूल से एक IAS, ऐसा स्कीम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह योजना किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है केरला, गुजरात, कर्नाटका या तमिलनाडु। तो सही जवाब है केरला। केरला के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें कि उनका लक्ष्य है कि हर स्कूल से कम एक बच्चा IAS क्वालिफाई करे और सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करे। और इससे फायदा क्या होगा कि इससे अलग अलग तरह के जो परीक्षाएं हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत 10,000 लड़कों को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी, उन्हें तैयारी कराया जाएगा सिविल सर्विसेज का और फ्री कोचिंग दी जाएगी, ताकि कम से कम एक सिविल सर्वेंट जो है वो हर विद्यालय से निकले। अगर हम केरल की बात करें, पहले भी हमने केरल पे काफ़ी चर्चाएं कर ली हैं, तो केरल की बात करें तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसके CM जो है वो पिनाराई विजयन है। अगर गवर्नर जिन्होंने की इसकी शुरुआत की है वो है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का स्टेट एनिमल, राज्य पशु जो है वो हमने पहले भी बात की है, एलिफेंट, हाथी, इंडियन एलिफेंट, हाथी। और यहाँ की इसका स्टेट ट्री जो है वो है कोकोनट ट्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला लेबर म्यूजियम, फर्स्ट लेबर म्यूजियम भी यहीं बनाया जा रहा है। श्रम संग्रहालय, पहला श्रम संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? आलापुजा में, आलापुजा केरला में इसे बनाया जा रहा है। अगले सवाल की तरफ हम पहले देख ले केरला फाउंडेशन डे। ये 1 नवंबर 1956 को केरला फाउंडेशन डे है। केरला फाउंडेशन डे जो है वो 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ये बना था। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के होने के बाद ये बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत 1 नवंबर 1956 को केरला का फाउंडेशन किया गया था। चीफ मिनिस्टर के पिनाराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लैंग्वेज जो है मलयालम है, जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज है, इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। 6 क्लासिकल लैंग्वेज में से एक क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। इसकी राजधानी हम जानते हैं तिरुवनंतपुरम। हमने पहले के वीडियोस में इस पर काफी चर्चाएं कर ली हैं। अगले सवाल की तरफ, Who is the first women fighter pilot to take part in India's 72nd Republic Day parade? 72वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ऑप्शन है आपके अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ या ऊपर दिए गए सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका सही जवाब है भावना कंठ। भावना कंठ पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी जो कि 72वें रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेंगी। तो आपको बता दूं कि अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ ये तीनों पहली महिला हैं जिनको कि फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए
इंडियन एयरफोर्स में, भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद ये अभी इन्हें भावना कंठ को ये सौभाग्य मिला है कि वो 72वें गणतंत्र दिवस पर ये काम करें, फाइटर प्लेन उड़ाएं। As per the International Migration Report, which country hosts the largest number of international migrants? इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट IMO निकालती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ये एक यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से अनुमोदन प्राप्त है, एफिलिएटेड है, और इसके द्वारा ये निकाला जाता है कि कितने जो लोग हैं वो बाहर, कितने विदेश से बाहर, अपने देश से कितने लोग बाहर विदेश में आते हैं और किस देश से कितने लोग आना और जाना करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो विदेशी माइग्रेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं? ऑप्शन है आपके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE जिसे कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, सऊदी अरबिया या जर्मनी। तो सही जवाब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, UAE में सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग जो हैं जो विदेशी हैं, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, UAE की बात करें, तो UAE जो है वो सऊदी अरबिया और ओमान के बीच में पड़ता है। इधर सऊदी अरब है और इधर ओमान पड़ता है, सऊदी अरब और ओमान के बीच में पड़ता है। और UAE काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ पर तेल का काफ़ी बड़ा भंडार है, और ये तेल का भंडार जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो जा रहा है, क्योंकि उसके साउथ में ये पड़ता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जा रहा है, हॉर्मज की जल संधि जिसे कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जा रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास से ये गुजरता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना भी कच्चा तेल का आयात निर्यात होता है वो यहाँ से ही किया जाता है। कच्चे तेल का निर्यात यहाँ से होता है, तो कच्चे तेल का निर्यात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से किया जाता है। अगर इसके कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल, इसकी राजधानी अबू धाबी है, और इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो दुबई है। इसका सबसे बड़ा शहर दुबई है। इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहाम, खलीफा बिन जायद अल नहाम। और इसके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहाम, इसकी करेंसी दिरहाम है। UAE भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल में ही UAE के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे एक MOU साइन किया गया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कि हम एक दूसरे के देश के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें शेयर करेंगे। कैपिटल ऑफ UAE अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी दुबई, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहाम, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, करेंसी इसकी दिरहाम है, और MOU साइन किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which union ministry won the Scotch Challenger Award under Transparency in Governance कैटेगरी? Scotch Challenger Award दिया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए किस मंत्रालय को यह पुरस्कार दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को यह पुरस्कार दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मंत्री कौन है? यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किनके पास है? रविशंकर प्रसाद के पास, जो कि कानून मंत्री हैं। साथ साथ ये माइटी के भी मंत्री हैं, माइटी के भी ये मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी के पास है।
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी अवार्ड मिले हैं, स्कॉच का गोल्ड अवार्ड भी मिला है और ई गवर्नेंस के लिए भी अवार्ड मिला है, और साथ साथ जो स्कॉलरशिप है ट्राइबल्स की स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए भी अवार्ड मिला है। तो पंचायती राज के लिए कोई अवार्ड मिला ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के लिए। स्कॉच अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है, इसके तहत 1 प्लैटिनम, 3 गोल्ड और 10 सिल्वर अवार्ड दिए जाते हैं। अब हम पंचायती राज के बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आता है वो उसमें पहला है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन किस बारे में था? तो ये पंचायत को एक ताकत देने के बारे में था। इसमें ये जो है इसके तहत 11 शेड्यूल 11वीं सूची बनाई गई थी हमारे संविधान में, जिसमें कि टोटल 29 मैटर्स हैं। 11वीं सूची बनाई गई थी, इसे टोटल 29 मैटर्स हैं। इसी समय में ये जो बिल है वो 1992 में ही पास हो गया था, लेकिन उसको इनफोर्स किया गया था 1993 के 24 अप्रैल को। इसी वक्त में एक 74th अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था, आया था। 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था, जो कि हमारा 12वां सूची है संविधान का, 12th शेड्यूल है। और इसके तहत नगर निकाय यानी कि म्युनिसिपैलिटी और अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल बॉडीज, इनके चुनाव और इनकी संगठन, इनका गठन, इसमें विवरण दिया गया था। ये 12वां शेड्यूल है। फादर ऑफ पंचायत किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ पंचायती राज, फादर ऑफ पंचायती राज बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये सवाल भी आता है। बलवंत राय मेहता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंचायत का गठन करने के लिए जब जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई थी, उस समिति की अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की थी। उसके बाद काफ़ी समितियां बनी, अशोक मेहता कमेटी बनी, इसके बाद GV.K. राव कमेटी बनी, इसके बाद LM सिंघवी कमेटी 86 में बनी, 86-87 में LM सिंघवी कमेटी बनी। और उसके बाद इन सब का जो रिपोर्ट आया था उसके तहत 1989 में सबसे पहले राजीव गांधी जी ने एक अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की सोची थी, जिसके बाद की VP सिंह सरकार ने भी सोचा था, और लास्ट में 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसका संशोधन पास किया और ये कानून बनाया था। स्कॉच अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू रिकॉग्नाइज पीपल, प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। 1 प्लैटिनम, 3 गोल्ड एंड 10 सिल्वर। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को अवार्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस मिला था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है। 73वां संशोधन 92 में इसी दिन हुआ था लागू। पंचायती राज बलवंत राय मेहता को कहते हैं, और 74वां जो है वो म्युनिसिपल और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। अगले सवाल की तरफ चलते। PM has released financial assistance under PMAY ग्रामीण to which state? किस राज्य में को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अनुमोदन किया गया है, पैसे प्रदान किए गए हैं? तो कोई आपके ऑप्शंस हैं केरला, वेस्ट बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2691 करोड़ रुपए दिए हैं कुल करीब 6 करोड़ लोगों को, और इसके तहत ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें घर बनाने के लिए दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। इसके तहत 1,20,000 रुपये घर बनाने के लिए दिए जाते हैं मैदानी क्षेत्र में, और 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए। इसके अलावा 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। तो इसको उत्तर प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर
आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। यहां का स्टेट एनिमल बारहसिंघा है, स्टेट एनिमल बारहसिंघा है, और स्टेट बर्ड सारस है, सारस क्रेन स्टेट बर्ड है। उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे खास बात जो कि सवाल काफी पूछता है, ये वो राज्य है, यह वो राज्य है जो कि सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है, बॉर्डरिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, 9 राज्य से घिरा हुआ है, 9 स्टेट से ये घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इतने राज्यों से घिरा हुआ है ये पूरा उत्तर प्रदेश, इसलिए सबसे ज्यादा बॉर्डरिंग स्टेट्स, इसका ये सवाल काफी पूछा जाता है। पीएम रिलीज ₹2691 करोड़ फॉर 6 लाख प्रधानमंत्री आवासीय ग्रामीण योजना बेनिफिशियरी उत्तर प्रदेश, करीब 6.1 लाख है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। 1.2 लाख मैदानी क्षेत्रों में, 1.3 लाख पहाड़ी क्षेत्रों में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और सबसे ज्यादा नेबरिंग स्टेट्स हैं 9 स्टेट्स। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। E20 fuel was in news recently. The deadline to achieve this for India has been challenged by the government to which year? Has been changed by the government to which year? E20 fuel का नाम काफी दिनों से चर्चा में है, तो इसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने अपना लक्ष्य पुनर्निर्धारण किया है। तो ये पुनर्निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरा करना है? ऑप्शन है आपके 2023, 2025, 2030 या 2035। तो सही जवाब है 2025। पहले ये 2030 था, बाद में इसे घटा करके अभी 2025 कर लिया गया है। ये इथेनॉल E20 क्या है? E20 फ्यूल है क्या? तो इथेनॉल 20 यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इथेनॉल मिलाने से क्या होता है? सबसे पहला फायदा है कि इथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, जिससे कि इथेनॉल अच्छे से जलता है और इफ़िशियंसी जो है फ्यूल की बढ़ जाती है। पहला तो ये, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा कि इथेनॉल से बायोफ्यूल पे जोर पड़ रहा है, जैविक ईंधन काफ़ी सही हो रहा है और पेट्रोल पर निर्भरता कम हो रही है। तो इसका लक्ष्य 2030 रखा गया था 20% प्राप्त करने का। 2023 जो है वो 10% प्राप्त करने का लक्ष्य था, और अब 20% प्राप्त करने को 2025 कर दिया गया है। तो इसमें परेशानी क्या आती है? इथेनॉल क्यों नहीं यूज किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात यह है कि भारत का करीब 3 से 4% जो हिस्सा है जिसमें कि खेती होती, जितने हिस्से में खेती होती है उसका 3 से 4% हिस्सा जो है उसमें गन्ने की खेती की जाती है। अगर हम इथेनॉल का यूज़ करें और ज़्यादा हम मात्रा में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम हमें 10% हिस्सा जो है वो गन्ने की खेती करनी पड़ेगी। सिर्फ 10% E10 इथेनॉल के लिए हमें 7% में गन्ने की खेती और E20 के लिए हमें 10% में करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि इसमें पानी का प्रयोग भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उससे हमारा जो पानी का जल स्तर है वो घटने लगेगा, धीरे धीरे वो घटने लगेगा, क्योंकि हम 0.7% के करीब अपने जो पानी है उसका हम यूज़ कर लेंगे, जिससे कि हमारा लॉस होगा। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील में किया जाता है तो वहाँ पर इतना यूज़ करने के बाद भी 0.025% ही होता है। इथेनॉल बनता कैसे है? तो इथेनॉल बनता है गन्ने से, C12H22O11 प्लस H2O पानी, और इससे बनता है C6H12O6, जिसको कि फर्मेंटेशन करते हैं हम, इसको सराने के बाद ये इथेनॉल बनता है। ये इथेनॉल जो है वो उसके बाद बनता है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा बैलेंस अगर करेंगे इसको तो इस तरह से ये इक्वेशन है। तो ये फर्मेंटेशन करने के बाद ये ऐसा बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैंप को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।